Electrophoresis. Let us discuss about the technique that is known as electrophoresis. Electrophoresis क्या होता है इसे डिस्कस करना होगा. What is the definition of electrophoresis? How we can define the electrophoresis? As you know that the DNA is the DNA. It is the nucleic acid that bear the negative charge. DNA पर कौन सा चार्ज होता है? It is anionic. It is DNA is negatively charged. Why the DNA is negatively charged? Because of the presence of phosphate group. DNA जो स्ट्रैंड होती है उसमें फॉस्फेट होता है, जिस वजह से DNA पर नेगेटिव चार्ज रहता है. ओके. और इस डीएनए को अगर हम इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस के अंडर में अगर किसी एक ठोस मैट्रिक्स के भीतर अगर रन करते हैं, तब इसका जो फ्लो होगा वह नेगेटिव इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर होगा. दैट इज फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स द एनोड होगा. ठीक है. सो इस प्रोसीजर को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं. व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस? द टेक्निक by means of which we can separate the DNA on the basis of their molecular weight under the influence of electric current. इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस. इस टेक्निक को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस. जैसे हमने आपको बताया, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है इनमें फॉस्फेट होने की वजह से इन पर नेगेटिव चार्ज होता है. और अगर किसी नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को अगर हम रन करते हैं कहां पर? अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन तो ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल जो होगा वह एनोड इलेक्ट्रोड से कहां जाएगा? सॉरी, अब वह कहां से कहां जाएगा? यस, इट इज नेगेटिवली चार्ज, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा. दैट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड जाएगा. फ्रॉम कैथोड टू एनोड. एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, कैथोड इज द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. ओके. व्हेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, here if we take, yes, if we are performing the separation of DNA, then the flow of DNA under the influence of electric current will be taking place from negative electrode towards the positive electrode, that is from the cathode towards anode. Okay, क्योंकि DNA ये कैसा है? anionic molecule, negatively charged. Then next one, अगला point. So अब इसे फ्लो करने के लिए एक जेल का इस्तेमाल किया जाता है. If the size of DNA fragment, see, अगर हमने ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसे हमने इको R1 से क्या किया है? ब्रेक डाउन किया है. और इसके डबल स्टैंडर्ड डीएनए के कई सारे फ्रैगमेंट फॉर्म हुए हैं. मगर क्या हमें पता चल सकता है क्या ये फ्रैगमेंट्स की लेंथ कितनी बेस पेयर होगी? 20 किलो बेस पेयर होगी, या फिर 500 बेस पेयर होगी, या 900 बेस पेयर होगी, या 9000 बेस पेयर होगी? हमें पता चलेगा क्या? नहीं. कैसे पता चलेगा? हमें इस बेस पेयर को पता करने के लिए हमें इस रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस के द्वारा जो डाइजेशन किया गया है डीएनए का, डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स बनाए गए हैं उनको, ओके, उस मिक्सचर ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को हमें रन करना होगा एक मैट्रिक्स में. और उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे अगैरोस जेल. क्या कहेंगे? अगैरोस जेल. अगैरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस टेक्निक का नाम होगा. Agarose gel electrophoresis. Okay, if the size of DNA is very much greater, okay, greater than means 10,000 of kilo base pair. Okay, 10,000 किलो बेस पेयर मींस 10,000 बेस पेयर से भी अगर ज्यादा होगा, 10 के भी हम कहेंगे, इससे भी अगर ज्यादा होगा तब हमें किसका इस्तेमाल करना होता है? Agarose gel electrophoresis. If the fragments of DNA are smaller in size, then we have to use the gel, that is polyacrylamide gel electrophoresis, that is PAGE. उस समय हमें अगर शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स अगर होते हैं तब हमें पेज इस इलेक्ट्रोफोरेसिस
इस जेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसीजर के लिए। कौन सी जेल? पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और साथ ही साथ एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये दोनों भी पॉलीसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स का मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड का मैट्रिक्स। ये जो पॉलीसैकेराइड का जो मैट्रिक्स, जो पेज जो फॉर्म होता है, इसमें जो साइज होती है इनकी पोर्स की, वो वेरी मच स्मॉलर देन अगैरोस जेल पॉलीसैकेराइड। अगैरोस जेल से जो पोर्स फॉर्म होते हैं, उस पोर के साइज के मुकाबले इसके जो मैट्रिक्स के जो पोर होते हैं अगैरोस जेल के, नो डाउट अगैरोस जेल और साथ ही साथ पॉलीएक्रिलामाइड जेल दोनों भी पॉलीसैकेराइड जेल है। ओके, और इनकी जो पोर साइज है ये डिफरेंट डिफरेंट है। अगर पोर साइज लार्ज होगी तब इसमें से लार्ज साइज डीएनए कैन बी इजीली फ्लो थ्रू दिस। लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट जो है वो आसानी से इस एगेरोस जेल के स्मॉल मींस लार्जर पोर मैट्रिक्स में से पास हो सकते हैं। मगर पोर साइज अगर स्मॉलर होगी तो लो मॉलिक्यूलर वेट डीएनए कैन बी आइसोलेटेड। लार्ज साइज डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन द पेज। समझ में आया? सो ये एगेरोस जेल और पॉलीएक्रिलामाइड जेल का इस्तेमाल किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द फ्रैगमेंट्स ऑफ द डीएनए। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे हैं एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को, क्योंकि हम इको R1 से रैंडमली डीएनए के फ्रैगमेंट्स हमने किए हैं। ओके, नो डाउट स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ये सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स ब्रेक किए गए हैं, मगर उनकी जो लेंथ होगी कम ज्यादा हो सकती है। तो उसी हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमने जो डीएनए डाइजेस्ट किया है इको R1 से, उनका साइज, लार्जेस्ट साइज और मिनिमम साइज वाला फ्रैगमेंट्स कितना होगा। ठीक है? ओके, एक हम आपको एक छोटा सा प्रिंसिपल बता दें। अगर अगर 2 किलो का पत्थर है, अगर फेंकने के लिए कहा जाए, ओके, तो आपने जो भी फेंका होगा, ठीक है, फिर अभी आपके हाथ में 10 किलो का पत्थर दिया गया है, ठीक है, सो दोनों में से कौन सा पत्थर है जिसे आप बहुत दूर तक फेंक सकोगे? ओके, 2 केजी। ओके, 2 केजी, 2 किलो का पत्थर, ठीक है। और जो जिसका मीन्स जिसका किलोग्राम बहुत ज्यादा है वह कम दूरी तक जाएगा, जिसका किलोग्राम वेट बहुत कम है वो ज्यादा दूरी तय करेगा। ठीक है, सो इस तरह से आपके फोर्स पर होगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्टोन। ओके, अब यहां पर भी वैसे ही है। अब इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, ये जो यस इस सॉल्यूशन में जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है, डाइजेशन करने के बाद, इको R1 से डाइजेशन करने के बाद, इस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को हम जो वेल होती है, इसमें वेल बनाई जाती है स्मॉल स्मॉल सॉकेट्स की तरह। ओके, और इस वेल में इस सॉल्यूशन को हम ओके पुअर कर देंगे। ठीक है, हम आपको सिर्फ 2 ही वेल बता रहे हैं। ठीक है, पुअर कर देंगे। ओके ओके, कर दिया। ठीक है, देन फिर इनका स्विच ऑन करेंगे और स्विच ऑन करने के बाद, स्विच ऑन करने के बाद यहां पर ये जो जेल है, सीयर, ये जेल, व्हाट इज दिस जेल? इज द मैट्रिक्स, इट कंटेन द पोर्स, इसमें पोर्स है। ओके, और इस पोर के जरिए थ्रू, इस पोर के थ्रू डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट होने वाले हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट, डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट। जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा वह डिस्टेंस कम कवर करेगा या ज्यादा करेगा? ओके, इट विल कवर द लो डिस्टेंस। जिसका मॉलिक्यूलर साइज लो होगा वह कितना डिस्टेंस कवर करेगा? वेरी मच फार। ओके, फारदर। ओके, सो ज्यादा दूर तक जो सेपरेट होंगे वो स्मॉल फ्रैगमेंट्स होंगे डीएनए के, और जो कम दूरी तय करेंगे वह हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले डीएनए के फ्रैगमेंट्स होंगे। फिर इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज ये है लेन नंबर 1 और ये है लेन नंबर 2, और लेन नंबर 1 में हमने क्या किया है, लेन नंबर 1 में हमने प्री आइडेंटिफाइड नोन डीएनए फ्रैगमेंट्स एज अ रेफरेंस इस लेन नंबर 1 में ऐड किया है। लेन नंबर 1 में हमने रेफरेंस के तौर पर क्या ऐड किया है, ऐसे डीएनए के फ्रैगमेंट जिनका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है, जिनके मॉलिक्यूलर की जो सेपरेशन की जो स्ट्रिप्स हैं वो हमारे पास है, कि उसे हम मैच करेंगे कौन सा फ्रैगमेंट कहां पर होता है, किस लेवल पर सेपरेट होता है,
वह उस स्ट्रिप के हिसाब से हमें पता चल जाता है। ओके, और फिर हम अननोन डीएनए फ्रैगमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो सकता है। ओके, सो यहाँ के जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है वो हमारे लिए अननोन है, जिसे हमने 2 सेकेंड लाइन में क्या किया है, पुअर किया है। और लाइन 1 के जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है उसे हम रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जिनके डीएनए फ्रैगमेंट्स कितने दूरी तय करते हैं, कहां पर कौन से फ्रैगमेंट होते हैं, उसके बारे में हमें पता है। हमारे पास उनका रेफरेंस आइसोलेशन का स्ट्रिप्स अवेलेबल है, जिससे हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा डीएनए फ्रैगमेंट कितने मॉलिक्यूलर वाला है और कहां पर सेपरेट हुआ है। ये हमें रेफरेंस लेन नंबर 1 पर समझ में आ जाएगा। तो रेफरेंस नंबर 1 का रेफरेंस रहेगा और 2 का अननोन डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे, जिनका हमें इस लेन नंबर 1 के डीएनए फ्रैगमेंट से कंपेयर करेंगे और फिर इस लेन नंबर 2 के डीएनए फ्रैगमेंट का हम मॉलिक्यूलर वेट क्या हो सकता है अप्रोक्सीमेट आइडेंटिफाई कर सकेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो अब इस इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन किया जाता है कैसे? सी, यहां पर एक लिक्विड मीडियम होता है जो बफर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बफर। Tris EDTA buffer is used for this purpose. Tris EDTA. Okay. Tris EDTA buffer या फिर दैट इज बोरेट, ट्रिस बोरेट बफर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एनी ठीक है। सो बफर मीडियम होता है, उस बफर मीडियम के जरिए, ओके, बफर मीडियम एक लिक्विड मीडियम होगा जिसके जरिए इलेक्ट्रोफोरेसिस मींस इलेक्ट्रिक करंट जो है वह कैथोड से एनोड की ओर कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कंप्लीट होने के लिए, कैथोड से एनोड की ओर कंप्लीट होने के लिए क्या जरूरी है? इन दोनों के बीच में एक मीडियम का होना जरूरी है। तो ट्रिस बफर एक्ट्स एज अ मीडियम थ्रू विच that acts as a conductor to flow the electric current through the मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए ट्रिस बफर का इस्तेमाल किया गया है एज अ मीडियम। ओके, सो अब इस कैथोड सी, अब इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द डीएनए इज एनायनिक वन, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। ओके, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज एज इट कंटेन द फॉस्फेट। फिर आगे क्या होगा? फॉस्फेट है, नो प्रॉब्लम। अब फिर डीएनए फ्रैगमेंट दे विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, एनोड इलेक्ट्रोड, ये एनोड की ओर क्या होंगे? रन होंगे। ओके, आफ्टर 15 टू 20 मिनट, ओके, लगभग मींस मैक्सिमम 20 मिनट्स के लिए इसे रन रखते हैं, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस को 15 टू 20 मिनट। चलो ठीक है, इसे रन रखा है। रन होने के बाद यहां पर डिफरेंट लेवल पर डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट हुए हैं। ओके, डिफरेंट लेवल पर डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट हुए हैं। ठीक है, मगर हमें पता है क्या अब ये फ्रैगमेंट हमें नजर आएंगे क्या? नहीं, ये नजर नहीं आते, isn't it? अब इससे ये जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स है ये नजर नहीं आते, बिकॉज डीएनए इज कलरलेस, डीएनए को कोई कलर नहीं होता। अब हमें इस डीएनए फ्रैगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्हें एक तरह से हमें कलर देना होगा। ओके, ताकि हमें डीएनए की बैंड कहां पर है इस जेल में वह समझ में आ सके। इस वजह से हम इथिडियम ब्रोमाइड इस सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड, ये क्वेश्चन नीट में कई बार ये पूछा गया सवाल है। इथिडियम ब्रोमाइड इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स इन जेल। इस जेल में इथिडियम ब्रोमाइड, उसे शॉर्ट में लिखा जाता है एटीबीआर। इथिडियम ब्रोमाइड को शॉर्ट में लिखा जाता है एटीबीआर, इथिडियम ब्रोमाइड। ओके, व्हाट इज इथिडियम ब्रोमाइड? ये क्या होता है? इट इज इंटरकैलेक्टिंग एजेंट। ये क्या होता है? इंटरकैलेक्टिंग एजेंट। ओके, इट इंटरकैलेक्ट इन बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए। ये दो डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में
कहीं पर इंटरकैलेक्ट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। ओके, और अंडर द इल्यूमिनेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इट गिव्स द ब्राइट ऑरेंज कलर, bright orange color appearance. It gives the bright orange color appearance under the influence of, under the illumination of ultraviolet light. ओके, ये जो बैंड्स है वह हमें कहाँ नजर नहीं आएगी, ये हमें विजिबल लाइट में नजर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इस बैंड को अगर हमें देखना है तो अल्ट्रावायलेट लाइट जो होगी उसके इल्यूमिनेशन में हमें देखना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इथिडियम ब्रोमाइड है यह इट फ्लोरेंस अंडर द अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट में ये फ्लोरेंस करता है, चमकने लगता है। ओके, ब्राइट ऑरेंज कलर नजर आता है। जहां पर ब्राइट ऑरेंज बैंड नजर आएगी वह होगी डीएनए की फ्रैगमेंट, सेपरेटेड फ्रैगमेंट। समझ में आया? सो इथिडियम ब्रोमाइड इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स इन द जेल। फिर इस जेल को क्या किया जाता है? दिस जेल इज ट्रीटेड विथ और इट इज केप्ट इन अ solution of ethidium bromide. ethidium bromide solution में इसे थोड़ी देर रखा जाता है। आफ्टर दिस, रखने के बाद अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा, ओके, यूवी लाइट इस पर इल्यूमिनेट की जाती है और इल्यूमिनेट करने के बाद नो डाउट, जैसे हमने आपको बताया ethidium bromide it is the interconnecting agent, it get interconnect between the double strands of the DNA and under the influence, under the illumination of ultraviolet light it fluoresces and emits कौन सी? ब्राइट ऑरेंज बैंड, ब्राइट ऑरेंज कलर्ड लाइट। समझ में आया? सो जहां पर ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड नजर आएगा दैट इज द डीएनए फ्रैगमेंट, सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट। सो इस तरह से हमें यहां पर बैंड नजर आ रही है। ओके, हमें इस तरह से ये बैंड नजर आई है। आफ्टर इथिडियम ब्रोमाइड के बाद की बात है ये, ठीक है? ओके, सो दिस इज द फिगर आफ्टर देन। पहली वाली फिगर जो थी वो इलेक्ट्रोफोरेसिस की थी। अब की जो फिगर है, ओके, फिर से हमें ड्रॉ ना करना पड़े इसलिए हम क्या करेंगे, इसे मिटा देंगे। ठीक है, अब सिर्फ हम जेल को रखते हैं। सो अब इस जेल पर हमें अल्ट्रावायलेट के इल्यूमिनेशन में इस तरह के बैंड नजर आ रहे हैं। ओके, फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो रेफरेंस ओके, जो रेफरेंस है, जो मार्कर है, रेफरेंस डीएनए फ्रैगमेंट्स का मार्कर, ओके, सो उससे हम मैच करेंगे। सो यहां पर लगभग 30 kb, देन 25 kb, देन 500 kb, सॉरी 500 बेस पेयर, 500 बेस पेयर, देन 1000 बेस पेयर, then 2000 base pair, then 8000 base pair, suppose 10,000 base pair means 10 kb, ठीक है? देन अगला पॉइंट, अब हमारे ये जो सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स है, अब ये किस बैंड के साथ मैच हो रहे हैं? ये जो बैंड है ये 30 और 20 किलो बेस, इन दोनों के बीच में ये बैंड है। ये बैंड ये थोड़ी सी 8000 के ऊपर है। ये बैंड जो है ये 20 मिस, यस, ये जो है ये 1000 और 2000 के बीच में है। ओके, इन दोनों के बीच में है। ये बेस पेयर है, दिस आर द बेस पेयर, केबी, किलो बेस पेयर। 1 kb is okay, 1 kb means 1000 base pair, 10 kb means 10,000 base pair, ठीक है? सो अब यहां पर देखिए, अब इस बैंड का अप्रोक्सीमेट साइज आप बता सकते हो क्या? क्या होगा? इस ए बैंड का अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? कितना बेस पेयर होगा? अप्रोक्सीमेट कितना? ओके, ये कितना होगा? ये 1000 और 2000 दोनों के बीच में आया है, तो अप्रोक्सीमेट कितना होगा? 1.5 किलो बेस पेयर।
ओके, और इनका क्या होगा, 8 से ज्यादा होगा या 8 से कम होगा? ओके, सपोज मीन्स 8 पॉइंट समथिंग, ओके 8.5 किलो बेस पेयर। ओके, देन नेक्स्ट वन, इनका अप्रोक्सीमेट क्या होगा? ओके, लगभग 27 किलो बेस पेयर। सो इस तरह से हम रेफरेंस के डीएनए फ्रैगमेंट, जो नॉन डीएनए फ्रैगमेंट्स है, उनसे हम इस अननोन डीएनए फ्रैगमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसके द्वारा? इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा। गेटिंग दिस पॉइंट? होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, सो अब हमारा जो जीन फ्रैगमेंट्स है, ओके हमारा जो जीन फ्रैगमेंट्स है वह लगभग 8.5 किलो बेस पेयर का है। अगर हम ऐसा मानेंगे, ओके 8.5 किलो बेस पेयर का अगर है, ऐसा अगर हम मानेंगे, तो इसे हमें आइसोलेट करना होगा इसकी टेस्टिंग करने के लिए, फर्दर टेस्टिंग कि हमारा डीएनए फ्रैगमेंट यही है क्या। ओके, फिर अब नेक्स्ट मेथड, अगर हमारा जीन यहां पर आइसोलेट होता है, हमें पता है कि हमारा जीन जो है 8.5 किलो बेस पेयर इस लेवल पर सेपरेट होता है। सो यहां पर जो डीएनए की बैंड आई है इस जेल पर, इसे हम कट करते हैं। क्या करते हैं? कट करते हैं, और फिर इसमें से जो डीएनए है उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं जेल इल्यूशन टेक्निक। क्या कहते हैं? जेल इल्यूशन टेक्निक। नीट में यह भी पूछा गया सवाल है, व्हाट इज मीन बाय जेल इल्यूशन? जेल इल्यूशन क्या होता है? द extraction of DNA from gel is called gel elution DNA extraction method। ओके, इसे हम जेल इल्यूशन कहते हैं। ओके, समझ में आया होगा आपको? ठीक है, सो इसे हम क्या कहते हैं? जेल इल्यूशन टेक्निक कहते हैं। सो इस तरह से बच्चों अब इसे प्यूरिफाई किया जाता है, और हमारा जो प्योर डीएनए है उसे फिर वेक्टर के द्वारा लाइगेट कर कर होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो इस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा हमारा नॉन डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम आइसोलेट करते हैं, और इसे आइसोलेट कर कर जेल से एक्सट्रैक्शन कर कर उसे फिर हम किसके साथ लाइगेट करेंगे? वेक्टर के साथ, और जिसके हमें बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज चाहिए। समझ में आया? और फिर उस वेक्टर के साथ लाइगेट कर कर होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ताकि हमें उस जीन के कई सारे हजारों क्लोन्स मिले। समझ में आया? So hope you understand this point. This is the related with the electrophoresis, that is gel electrophoresis technique. इस पर कई बार सवाल आया है, याद रखो। Thank you very much.